गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। ये क्या होता है कि किसी एटम के अंदर न्यूक्लियर को कैसे न्यूक्लियस को कैसे डिसाइड किया गया, किसने किया? रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल की हेल्प से किया था। ठीक है ना। और मैंने ये देखा कि इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने ये भी लिखा था। ठीक है ना। यहाँ ए क्या है, जेड क्या है, हमने ये सब बताया था। वहां पे चार्ज बताया था, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे उसी क्रम में बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मास, एटॉमिक न्यूक्लियाई के मास के बारे में बात करेंगे। तो ये जो मास होता है, द मासेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई हैज बीन एस्टिमेटेड बाय द मास स्पेक्ट्रोग्राफ। यानी किसी न्यूक्लियस का जो मास होता है वो किससे एस्टिमेट किया गया? बाय द मास स्पेक्ट्रोग्राम। ये मास स्पेक्ट्रोग्राम क्या है? एक इक्विपमेंट है, एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, मास उसका मेजर कर लेते हैं बाय ऑब्जर्विंग द रेशियोज ऑफ चार्ज टू मास। क्या ऑब्जर्व करके? चार्ज टू मास, यानी मास के ये चार्ज और मास के रेशियो को ऑब्जर्व करके उन्होंने किया। और कैसे किया? एंड विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जीज। न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी की हेल्प से इन्होंने ऐसा काम किया। दीज मासेस वेर फाउंड टू बी वेरी क्लोज टू द फुल इंटीजर। ये जो मास होता है फुल इंटीजर के क्या होता है, काफी क्लोज होता है। काफी क्लोज होने का मतलब कि जैसे मास अब अगर न्यूट्रॉन में बताऊं तो क्या हो जाएगा, 1.008987 AMU, यानी क्लोज वैल्यू को फुल इंटीजर के काफी क्लोज है। देखो ये तो यहाँ 1 है, लेकिन ये कितनी स्मॉल वैल्यू है, यानी फुल इंटीजर के काफी क्या है, क्लोज है। ठीक है ना। व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द एटॉमिक मास यूनिट, कब? जब इसको हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तब ये फुल इंटीजर के काफी क्या होती है, क्लोज वैल्यू होती है। क्लोज में तो समझ गया ना, यानी पॉइंट के बाद बहुत दूर तक वैल्यू, बहुत दूर तक वैल्यू वो फुल इंटीजर के पास मानी जाती है, क्लोज मानी जाती है। और द मास ऑफ कार्बन एटम वाज फाउंड टू बी इक्वल टू द 12 AMU। जो मास ऑफ कार्बन एटम होता है वो कितना होता है, 12 AMU होता है। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक। तो यहां पर अगर मैं 1 AMU की बात करूं, 1 AMU मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 AMU इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो कितना होता है, 1.6, यह लगभग इतना होता है। देखिए मैं लिख रहा हूं 1.6604 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इसे अप्रोक्सीमेट में लिखो तो 1 AMU विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है ना। यानी अगर कोई मास दिया हुआ है, अगर उसे केजी में कन्वर्ट करना है, अभी मैंने न्यूट्रॉन का जो जैसे मास बताया, ये मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास में मान लो कि इतना लिखते तो 1.008145 मान क्या लिया होता है, AMU। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1.008145 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg का मल्टीप्लाई कर दो तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, 1H1 का मास ऑफ प्रोटॉन का। समझ गया ना। तो एटॉमिक मास यूनिट बहुत स्मॉल होता है, इसलिए वो एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्मेट में लिखा जाता है। इतना जानते रहे, एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्मेट में ये क्या किया जाता है बच्चों, लिखा जाता है। ठीक है ना। तो ये इस टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक ना। तो ये हो गया। इतनी बात हो गई। अगर देखिए, अगर मास को
अगर कोई मास दिया है, अगर उसको डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू का क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी द एनर्जी इक्विवेलेंट टू, देखिए यहां पर मैं लिखूंगा द एनर्जी इक्विवेलेंट टू, द एनर्जी equivalent to 1 AMU will be equals to 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU, जो 1 AMU एनर्जी जो इक्वल होगी वो कितने होगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू आती है 931 पॉइंट कितना लिखा था अभी मैं, 48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर क्या है कोई वैल्यू किसमें लिखी हो, अगर आप क्या है एमयू में लिखा है, तो उसमें अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 931 से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे क्या कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी निकालते थे ना, बाइंडिंग एनर्जी E विल बी इक्वल्स टू डेल्टा M इनटू C स्क्वायर। तो आपको वहां पर यहाँ मास लिखने या C का मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं। ये अगर मास है, ये मास दिया है, तो C स्क्वायर की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है, इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। हमको जब क्या करते कि मास डिफेक्ट वगैरह में क्या करते, वैल्यू जब निकालते बाइंडिंग एनर्जी वगैरह, तो क्या है कि वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ज्यादातर निकालते हैं। तो ये जो मास है इसी में 931 का मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। ये सी की वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं, मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मास क्या, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट जो निकाला, मास आप नहीं लिखेंगे, एग्जांपल हम समझा रहे हैं ना इसे। मास डिफेक्ट ऑफ न्यूट्रॉन, मास डिफेक्ट ऑफ न्यूट्रॉन होता है इतना 2.017132, सॉरी पूरी वैल्यू लेते 0.002391 AMU। अब हमको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो अब बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला तो जानते हैं क्या होता है। बाइंडिंग एनर्जी लिखेंगे क्या, डेल्टा M इनटू C स्क्वायर। तो ये अब C स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी हमको अगर निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी 0.002391 इंटू 931 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो वैल्यू आएगी लगभग इतनी आएगी, यानी 2.226 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए ना, ये सारी बातें आपको मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल नोट नहीं करना है, बस समझाने के लिए हमने बताया कि कैसे यूज करेंगे हम ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मास से एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए 931 का क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसका जो मास है वो लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अच्छा, इतनी बात हो गई। जब इतनी बात हो गई तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं ना, मास ऑफ एटॉमिक मास यूनिट ये आता कहां से है, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे, हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, ठीक है ना। एटॉमिक मास यूनिट, मास यूनिट, इसे AMU लिखते हैं हम लोग। एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, AMU लिखते हैं बच्चों। तो देखना ये क्या होता है, 12 AMU, या ऐसे लिखिए, मास ऑफ कार्बन एटम कितना होता है, मास ऑफ कार्बन एटम कितना होता है। अभी मैंने प्रीवियस पेज में देखा, मास ऑफ कार्बन एटम कितना होता है, बोलो। कार्बन एटम कितना होता है, अरे 12 AMU भी नहीं पता मैंने, अभी लिखा था ना। तो यहां पर मैं इसे उल्टा लिख दूं,
12 AMU विल बी इक्वल टू क्या, मास ऑफ C एटम। C एटम मतलब कार्बन एटम। तो मुझे क्या 1 AMU निकालना है, 1 AMU विल बी इक्वल टू मास ऑफ C एटम। C एटम मतलब कार्बन एटम बाय कितना होगा, 12 हो जाएगा। मुझे AMU की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यानी इसका मतलब ये है 1 AMU विल बी इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ द C एटम। C एटम मतलब कार्बन एटम। ये फार्मूला है AMU निकालने का, AMU निकालने का फार्मूला है। आप AMU की वैल्यू निकालना जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आज सीख लीजिए आप लोग। चलिए अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, कैलकुलेट कैसे करते हैं ये देखना। यहाँ पे छोटे से पार्ट में मैं यहाँ पर बता देता हूँ ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। देखना, आपको पता है 1 AMU कितना होता है, 1/12 होता है इंटू मास ऑफ C एटम होता है 1 AMU 1/12 मास होगा। यहाँ कितना मास होगा m, और आप जानते हैं m विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास बाय या मॉलिक्यूलर वेट बाय क्या, अवोगाद्रो नंबर। m की जगह मैं रखता हूं मास ऑफ कार्बन एटम को क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास डिवाइड बाय क्या, अवोगाद्रो नंबर। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो 1 AMU विल बी इक्वल टू 1/12 इंटू कैपिटल M बाय कितना, ये इसे लिख दो अवोगाद्रो नंबर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 AMU विल बी इक्वल टू 1/12, 1/12 बताइए एटॉमिक मास बताइए कितना होता है कार्बन का, 12 होता है। अवोगाद्रो नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23, यही तो होता है ना, इतनी वैल्यू होती है, 23 होती है, 6.023 पूरा लिख दो इतना, ये 12 से 12 कट जाएगा। तो हम जब इसकी वैल्यू जब क्या करेंगे, निकालेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी पता है, 1.66 के आसपास आएगी, -27 क्या आएगा, केजी आएगा। ये हो जाएगा, ये 1 AMU ऐसे सॉल्व किया जाता है। जब इसे सॉल्व कर लिया गया और यही जो AMU है वो ये 1 AMU जो मास होता है वो किसके बराबर होता है, 931 पॉइंट कितना 48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। यानी एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, AMU में 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या अप्रोक्सीमेट वैल्यू 931 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिल जाएगा। ओके बच्चों, अच्छा यहां तक की बात हो गई। अब आइए हम देखते हैं टोटल न्यूक्लियर मास, देखते हैं टोटल न्यूक्लियर मास की बात करते हैं। टोटल न्यूक्लियर मास, टोटल न्यूक्लियर मास क्या है, तो देखिए हमारे पास क्या है, ये एटम है, ये क्या बच्चों, हमारे पास ये क्या है, एटम है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है हमारे पास, ये न्यूक्लियस है। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन एंड क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। इसमें P और N होता है, और P और N कैसे होता है, इसमें कितना है, ZMP होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और कितने होते हैं ये इसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। ये जो मास ऑफ प्रोटॉन होते हैं MP तो लिखेंगे हम, साथ ही साथ Z लिखेंगे, क्योंकि यक्स ZA लिखा जाता है ना, कितना है
ये लिखेंगे। उसके साथ साथ जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की जो मास होती है वो क्या लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, n इंटू कितना mn। ये n क्या रिप्रेजेंट करेगा, a माइनस जेड विल बी इक्वल टू n। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा। हमने बताया था ना, सॉरी जेड ए, इसमें से इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एक का मास क्या होगा, mn होगा, तो n का मास कितना होगा, nmn होगा। और इसी तरीके से एक का मास mp होगा तो z का मास zmp होगा। सारी बातों को आप समझ रहे हैं? तो बताइए टोटल न्यूक्लियर मास कितना होगा। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, दोनों को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो ये जो मास होगा ये कितना आएगा, ये कैपिटल M विल बी इक्वल टू कितना आएगा, ZMP प्लस NMN। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। ये टोटल न्यूक्लियर मास हो जाएगा, यानी इसके अंदर का टोटल मास हो जाएगा। ठीक है ना, ये फिगर आप लोग ना बनाना। ठीक, ये चीज है। वेयर जो MP है क्या है, MP मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है। और MN क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है। और जेड जानते क्या है, एन क्या है आपको पता है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। और एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये सारी बातें हमको मिल गई, ठीक है ना। अच्छा, ये बात हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इसके चार्ज की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा बच्चों, चार्ज की बात करूंगा। चार्ज इस पर ये एटॉमिक न्यूक्लियाई पर चार्ज कितना होता है उसकी बात करूंगा। तो आइए देखता हूं इसमें। तो देखिए अब हम लोग चार्ज की बात करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये हमने बताया कि ये क्या है, एटम है। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस होता है। तो आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, लेकिन साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है ना। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज क्या होता है, नील होता है। लेकिन प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। लेकिन हमने बताया कि एक प्रोटॉन तो होता नहीं। प्रोटॉन क्या होता है, यही जब हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको, यही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो एक प्रोटॉन का चार्ज E, 2 का, 3 का, 4 का, जेड का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जेड ई होगा कि नहीं। क्योंकि जो प्रोटॉन का जो नेचर होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका पूरा जो चार्ज होगा वो कितना होगा, प्लस जेड ई होगा। तो जो प्रोटॉन का, टोटल प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वही न्यूक्लियस का चार्ज होगा। क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो प्रोटॉन पर ई क्या है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, प्रोटॉन साइन अपोजिट होता है। और नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए यही बात यहां पर लिख रखा हूं मैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेट इन एटम। किसी एटम के अंदर क्या है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उनके क्या होता है, इक्वल होता है। सिंस प्रोटॉन पोजेसेस अ पॉजिटिव चार्ज ई, जो प्रोटॉन है उसका पॉजिटिव चार्ज ई होता है, ईच जितने भी प्रोटॉन है, द टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू कितना, प्लस जेड ई, अभी लिखा, वेयर ई इज द चार्ज इक्वल टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बट अपोजिट साइन एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर। तो जो न्यूक्लियस होता है उसका चार्ज कितना होगा, प्लस जेड ई होगा।
एनी प्रॉब्लम किसी की बच्चों? देखना बच्चों, अब तीसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं, साइज एंड शेप की बात करते हैं। साइज एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस, द न्यूक्लियाई हैव अ डिफरेंट शेप्स, सम आर स्फेरिकल while other are distorted, prolate spheroid और ओबुलेट स्फेरॉइड। ठीक है ना? तो जो न्यूक्लियस का जो शेप है वो भी डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं। तो स्फेरिकल होता है, प्रोलेट होता है, प्रोलेट स्फेरॉइड और ओबुलेट स्फेरॉइड होता है। और ये देखिए, ये हमने क्या किया, ये स्फेरिकल बना है, ये स्फेरिकल है। स्फेरिकल, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, स्फेरिकल। और ये क्या है, ऑबलेट है। ये क्या है, ऑबलेट है, ऑबलेट। इसकी रेडियस, ये जो ऑबलेट है वो ऑबलेट स्फेरॉइड है, स्फेरॉइड है। ये कैसा, एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, यानी इसकी मेजर एक्सिस का जो रेडियस है R1, माइनर एक्सिस का रेडियस जो है R2 है। और ये इसको क्या बोलते हैं, प्रोलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोलेट स्फेरॉइड, प्रोलेट स्फेरॉइड, स्फेरॉइड, प्रोलेट स्फेरॉइड। ये माइनर एक्सिस का R1 और ये क्या है, R2 में क्या करता हूं, रेडियस दे देता हूं। ठीक है ना? तो इसका जो शेप है वो किस पर डिपेंड करता है, मैं आगे बताऊंगा, जब क्वाड्रपल मोमेंट बताऊंगा उसके लिए डिपेंड, उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर जिसका क्वाड्रपल मोमेंट 0 होगा तो वो स्फेरिकल शेप का होगा। अगर जिसका क्वाड्रपल मोमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी 0 से लेस होगा, वो क्या होगा, ऑबलेट होगा। और जिसका क्या है, ग्रेटर होगा, वो प्रोलेट स्फेरॉइड होगा। ठीक है ना? अगर मैं इसकी रेडियस निकालना चाहूं तो रेडियस निकालूंगा तो क्या करूंगा, R1 R2 बाई क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। इसके लिए भी R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई 2 कर दूंगा। ठीक है ना? ये कंप्लीट रेडियस हो जाएगी। ओके बच्चों, क्या हो जाएगी, कंप्लीट रेडियस बन जाएगी। और इसको हम एक बार और चर्चा करेंगे, जब हम क्वाड्रपल मोमेंट पढ़ेंगे तब बात करेंगे वो क्या डिसाइड करता है। ओके बच्चों, तो यहां पर हमने ये चीज पढ़ा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अब इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा तो ज्यादा हो जाए। तो उसमें हम साइज यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस देखेंगे, साइज और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस देखेंगे। और ये देखेंगे उसमें जो क्या होता है कि रेडियस होता है न्यूक्लियस का, एटॉमिक मास के साथ कैसे वैरी करता है। ठीक है ना? तो बस इसमें इतना ही। आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके बच्चों, बाय।